हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में अदर फाइलम्स के बारे में, जिसका नाम है फाइलम टीनोफोरा। ऑलरेडी हमने फाइलम पोडीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हमारा तीसरा फाइलम है, अगला फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। बच्चों, फाइलम टीनोफोरा की अगर बात की जाए ना, तो फाइलम टीनोफोरा के बारे में अगर हैबिटेट पूछा जाए कि ये कहाँ रहता है, तो आपको बोलना है एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन कहने का मतलब है कि ये वो जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में रहता है। मैराइन वाटर के अलावा फ्रेश वाटर में ये सरवाइव नहीं करता है। तो इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा? तो हम बोलने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा जो होता है वो कैसा जानवर होने वाला है, तो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। 100% मैराइन वाटर में सरवाइव करता है। अगर दूसरी बात इसके बारे में बताई जाए तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा होता है, तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होता है। यानी कि किसी भी प्लेन में अगर आप इसको कट करेंगे तो हमेशा 2 इक्वल हाफ आएगा। इसके अंदर जर्मिनल लेयर कितने होते हैं? 2 जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, और बीच में मेसोगिलिया जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। चूंकि इसके पास 2 जर्मिनल लेयर होते हैं, इसलिए ये एनिमल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके पास सिलोम जैसा कोई भी चीज पाया नहीं जाता है, मतलब बॉडी कैविटी इज अब्सेंट। तो कैसा जानवर होगा? एसिलोमेट जानवर होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बात इसके बारे में करें तो डाइजेशन की अगर बात की जाए तो जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा, इसके अंदर भी एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। उसमें पहले पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे क्या होता है? ब्लाइंड सैक लाइक टिब्यूल होता है। जो बताया गया था ना बॉडी प्लान कैसा होगा, तो ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, एक कैविटी होगा जिसका नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा, और उसमें एक ही ओपनिंग होगा, माउथ, और वही सर्व करेगा इंजेशन एज वेल एज इजेशन। क्लियर है? ये सब ऑलरेडी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे। अब वो बातें करते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में होता है, और वो इसकी खासियत है। ठीक है, तो एक फिगर मैंने पहले ही से बना रखा है एक टीनोफोरा का। टीनोफोरा को अगर हकीकत में आप देखोगे ना, तो ये जो समुद्र होता है मैराइन वाटर, उसके ऊपर वाले लेयर पे जो ऊपरी सतह होता है उस पे ये तैर रहा होता है। तैर रहा होता है बच्चों, तो कैसा जानवर है? मोटाइल जानवर है। ये जो जानवर होगा वो कैसा होगा? मोटाइल होगा। इसको हम लोग ना प्लेज़ेइक कहते हैं। 2 प्रकार के जानवर होते हैं। एक वो जानवर होते हैं जो समुद्र के बॉटम वाले सरफेस पे रहते हैं, उसको हम लोग बेंथिक कहते हैं, है ना। जो बॉटम वाले सरफेस पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंथिक। और जो समुद्र के ऊपर वाले सरफेस पे तैर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लीज़ेइक। तो बताओ ये कैसा जानवर होगा? प्लीज़ेइक जानवर होगा। ये ऊपर वाले सरफेस पे क्या कर रहा होता है? तैर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको देखोगे ना आप, तो देखने पे ना ये वॉलनट के जैसा लगेगा। वॉलनट जो कवर के साथ आता है, वो खाने वाला पार्ट नहीं, उसके ऊपर जो शेल होता है, कवरिंग होता है, उसके साथ जब वॉलनट मिलता है ना, तो वो वॉलनट पे कैसे ऐसे लाइनिंग्स बने हुए होते हैं, अखरोट के ऊपर लाइंस बने हुए होते हैं। जस्ट लाइक इसके भी बॉडी पे क्या होते हैं? आपको प्लेट्स दिखाई देंगे। और कितने प्लेट्स दिखाई देंगे बच्चों? 8 प्लेट्स दिखाई देंगे, जो कि आपको दिखाया गया है। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट। तो जो डार्क लाइन में दिखाया गया है वो बोर्ड के आगे की तरफ वाला प्लेट है, और जो डॉटेड लाइन में आपको दिखाया गया है वो बोर्ड के पीछे वाला प्लेट है, क्योंकि 3D होगा। तो बॉल अगर ऐसे है तो 4 प्लेट आगे से है और 4 प्लेट पीछे से है। टोटल कितने प्लेट होने वाले हैं? 8 प्लेट होने वाले हैं। इन सारे के सारे प्लेट्स पे क्या होता है ना बच्चों? सीलिया होता है। यहां पे कौन मौजूद होगा? सीलिया मौजूद होगा। और सीलिया के यहां होने की वजह से, सीलिया के यहां होने की वजह से
ये आपको कॉम्ब के जैसा दिखेगा, कंघी के जैसा दिखेगा। आप देख लो कंघी के जैसा दिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, लग रहा है। कंघी का जो बॉडी होता है वो प्लेट हो गया, और कंघी का जो दांत होता है वो कौन हो गया, सीलिया हो गया। तो ये किसके जैसा लग रहा है, कॉम्ब के जैसा लग रहा है। वैसे ही आठों के आठों प्लेट पे बच्चों ये सीलिया पाए जाएंगे। हम एक पे बना के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आठों के आठों पे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सीलियरी कॉम्ब प्लेट, है ना। तो इस प्लेट का क्या नाम हो जाएगा, इस प्लेट का नाम हो जाएगा सीलियरी कॉम्ब प्लेट। तो हम बोल सकते हैं 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट। 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट होता है। अब नाम अगर सीलिया का आया तो सीलिया तो जस्ट लाइक पतवार होता है। जैसे नाव चलाने के लिए हम लोगों को चप्पों की जरूरत पड़ती है, या फिर कह सकते हैं पतवार की जरूरत पड़ती है। नाव पे अगर आपने बैठा होगा तो जो नाव चलाने वाले नाविक होते होंगे वो इस तरीके से एक लकड़ी का बना हुआ आइटम होगा जिसमें पानी को रिपेल करते होंगे, और बोट हमारा कहाँ जाता होगा, आगे की तरफ बढ़ता होगा। तो उसको हम लोग पतवार कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाए तो ओर्स कहते हैं। उसके जैसा सीलिया काम करता है। सीलिया भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। और सीलिया जो है यहाँ पे पूरे के पूरे बॉडी सरफेस पे क्या होता है, इसके पाया जाता है। इतना ही नहीं बच्चों, सीलिया बॉडी सरफेस के अलावा ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसके ऊपर भी पाया जाता है। पहले ये तो जान ले कि ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर कौन है। जैसा हमने सिलेंटिरेटा में पढ़ा कि उनके माउथ के पास से बहुत सारे कौन निकले हुए होते हैं, टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं ऑल द डायरेक्शन में, और फूड को कैच करने के लिए, डिफेंस के लिए, एनकरेज के लिए, चिपकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी प्रकार से बच्चों टीनोफोरा के पास भी ना टेंटिकल्स होता है। तो टीनोफोरा के पास भी टेंटिकल्स तो पाया जाता है, लेकिन एक चीज याद करो जरा आप लोग, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या बताया गया था, नाइडेरिया। क्यों बताया गया था, क्योंकि नाइडेरिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिलेंट्रेटा के बॉडी वॉल पे एंड टेंटिकल्स पे एक स्पेशल प्रकार का कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर था जिसका नाम क्या बताया गया था, नाइडोब्लास्ट। लेकिन टीनोफोरा का नाम क्या है ना, ए नाइडेरिया। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ए नाइडेरिया। तो साफ साफ पता चल रहा है कि नाइडेरिया वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्या है, ए मतलब अब्सेंट है। तो बताइए नाइडेरिया कंसेप्ट का अर्थ क्या था, नाइडोब्लास्ट होगा। तो बताओ ए नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पास कौन नहीं होगा, नाइडोब्लास्ट नहीं होगा। नाइडोब्लास्ट आर अब्सेंट। यहां पे कोई भी नाइडोब्लास्ट पाया नहीं जाता है। तो अब आप पूछोगे कि सर नाइडोब्लास्ट अगर नहीं पाया जाता है तो नाइडोब्लास्ट में ही तो निमैटोसिस्ट होता था, और निमैटोसिस्ट ही तो कांटा फेंकता था, और उस कांटा की मदद से एनकरेज हो पाता था, उसकी मदद से डिफेंस हो पाता था, और उसकी मदद से प्रे को कैच कर पाता था। तो भाई इसके पास क्या होता है नाइडोब्लास्ट की जगह पे। तो अगर हम एनसीईआरटी के लेवल पे बात करें तो वो हमें जानना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो जो मन में क्वेश्चन आता है वो जानना जरूर है। भले आप उसको याद मत रखो, उतना इंपॉर्टेंट मत समझो क्योंकि सिलेबस का भी एक दायरा होता है, लेकिन आंसर जानना तो जरूरी है। तो वो क्या होता है बच्चों, वो कोलोब्लास्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग लैसोसेल के नाम से भी जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनके पास क्या होगा, तो इनके पास नाइडोब्लास्ट की जगह पे कौन होता है, कोलोब्लास्ट होता है। एट प्लेस ऑफ नाइडोब्लास्ट दे हैव कोलोब्लास्ट। इनके पास कौन होगा, कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट को आप कह सकते हैं लैसोसेल्स। लैसोसेल्स। तो कम से कम दिमाग में जो क्वेश्चन आया वो कीड़ा तो शांत हो गया होगा आपका। भले आप इसको याद ना रखें कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखेंगे कि नाइडोब्लास्ट इनके पास क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्लियर ये बात अपना। चलिए अब ये रहा टेंटिकल्स। ये जो ब्लू कलर का हमने यहाँ पे बना रखा है ये कौन है, इसका
टेंटिकल्स है बच्चों। तो इनके पास कितने टेंटिकल्स हैं? तो देखिए, जब टीनोफोरा फाइलम में बहुत सारे एनिमल्स का एग्जाम्पल जब पढ़ा गया ना, तो पता चला कि या तो टेंटिकल अब्सेंट ही होता है और नहीं तो टेंटिकल यहाँ पे 2 इन नंबर होता है। जैसे सिलेंटिरेटा में टेंटिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे इनके पास बहुत ज्यादा टेंटिकल्स की जरूरत नहीं होती है। तो इनके पास टेंटिकल्स या तो क्या होता है, अब्सेंट होता है, या फिर क्या होता है, 2 इन नंबर होता है। तो हम यहां बोल सकते हैं टेंटिकल्स आर आइदर अब्सेंट और 2 इन नंबर, या तो अब्सेंट हो सकता है या 2 इन नंबर। फिलहाल यहां पे हमने बना रखा है और आपको दिख रहा होगा कितना टेंटिकल बना रखा है, तो 2 टेंटिकल्स हमने यहां पे बना रखा है। तो ये रहा टेंटिकल। अब टेंटिकल के ऊपर भी ना बच्चों सीलिया होता है, यानी कि सीलिया सिर्फ और सिर्फ बॉडी वॉल पे पाया नहीं जाता है। टेंटिकल्स बॉडी वॉल के अलावा भी सीलिया कहां पाया जाता है? तो टेंटिकल्स पे पाया जाता है। तो ये देखिए, ये पूरे के पूरे टेंटिकल्स पे कौन पाया जाएगा? सीलिया पाया जाएगा। और सीलिया तो पतवार है, और पतवार है तो नाव चलेगा। तो इस नाव को चलाने के लिए, इसको मोटाइल करने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल थिंग कौन है बच्चों? तो ये पतवार है। और ये पतवार कौन है? तो सीलिया है। जैसा मैंने इस पे बनाया है वैसा ही इस पे भी होगा, ठीक है? जैसा इस पे बना हुआ है वैसा उस पे भी होगा। तो सीलिया आर प्रेजेंट ऑन बोथ बॉडी वॉल एज वेल एज टेंटिकल्स। तो हम यहां पे कह सकते हैं सीलिया is present on both body wall and tentacles। अच्छा, बॉडी वॉल पे कोई ऐरा गैरा जगह तो नहीं पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? कॉम्ब प्लेट पे पाया जाएगा, जो कि हम आपको दिखा दिए। तो इसके मोटिलिटी का राज समझ में आ गया। इसके मोटिलिटी का राज ये है कि इसके पास कौन मौजूद होता है? सीलिया मौजूद होता है। क्लियर है? अब सबसे यूनिक बात करने जा रहे हैं, और वो क्या है? ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एबिलिटी होता है लाइट को एमिट करने का, रिलीज करने का। तो ये चमकता है। अगर डार्क बैकग्राउंड होगा ना, तो अब लाइट बैकग्राउंड में कोई चीज चमक रहा हो और तुम एकदम सूर्य की रोशनी में ऐसे रख के देखोगे, तो कॉमन सेंस है ना, क्या चमक? सूर्य की चमक के सामने हर का चमक फीका पड़ जाता है। तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के चमक को समझना है तो उसको उस माहौल में रखो ना जहां उसके चमक का कद्र किया जाता हो, तो उसकी चमक समझ में आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको डार्क बैकग्राउंड में आप रखोगे ना, तो आपको वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो एबिलिटी होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलुमिनिसेंस। ठीक है? तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लुमिनिसेंस का मतलब होता है एमिट द लाइट। ठीक है? तो ये एक क्वालिटी है इसका, किसका? टीनोफोरा का। तो हम बोल सकते हैं दे शो बायोलुमिनिसेंस। दे शो बायोलुमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एबल टू एमिट लाइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म एबल टू एमिट लाइट, ये क्वालिटी इसके अंदर क्या होता है? पाया जाता है। तो ये था इसका सबसे खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक फीचर टीनोफोरा का। उसके बाद अगर टीनोफोरा के बारे में बात करें, तो वो आपको मालूम है, अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे वीडियोस देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट उनको जाके देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बना के रख रखा है ताकि इजीली आपको समझ में आएगा। अब अगर बात करें तो गैसियस एक्सचेंज किसके माध्यम से होगा बच्चों? तो बॉडी सरफेस के माध्यम से होगा। एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट किसके माध्यम से होगा? तो बॉडी सरफेस के माध्यम से होगा। इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं होता है,
अगर इसके बाद बात करें तो नर्वस सिस्टम में जैसा सिलेंट्रेटा के बारे में बताया गया था, सेम टू सेम कहानी चिपका देना है। कैसा नर्वस सिस्टम होगा? तो नर्वस सिस्टम में ए पोलर न्यूरॉन होंगे और वो न्यूरॉन जो होगा वो इसके बॉडी में डिफ्यूज्ड होगा, नेट लाइक नर्वस सिस्टम होगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम कैसा होगा? नर्व नेट लाइक nervous system as was in नाइडेरियंस। जैसा नाइडेरियंस में बताया गया था वैसा ही नर्वस सिस्टम इनके पास भी पाया जाएगा। तो आप सिंपली इतना काहे को याद करते हो, सीधा बोलना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, डिप्लोब्लास्ट, जर्मिनल लेयर, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे सिलेंट्रेटा का और टीनोफोरा का एग्जैक्टली सेम होता है। तो एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने आपको बताया था कि टीनोफोरा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बच्चों। तो देखो अभी तक हमने पोरीफेरा पढ़ा, उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता था। हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा, उसमें भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता था। और हमने टीनोफोरा अभी हम पढ़ रहे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बच्चों? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। एनिमल्स जो होंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन बाइसेक्सुअल एनिमल होंगे बच्चों। हर्माफ्रोडाइट होगा, बाइसेक्सुअल होगा मतलब हर्माफ्रोडाइट होगा, जिसको आप मोनोइसियस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म, मोनोइसियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट बना सकता है, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मोनोइसियस। तो ये कैसा एनिमल होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? बाइसेक्सुअल होता है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? मोनोइसियस होता है ना? ये मोनोइसियस होता है। अब इसका फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो ये भी मैंने डिटेल कर रखा है। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। यानी कि यहां पे लार्वा आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है बच्चों। पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तभी तो लार्वा का भी नाम याद रखना पड़ता था, लेकिन अब आपका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है तो लार्वा का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनते जाइए, साइडिपिड लार्वा नाम का लार्वा होता है जो टीनोफोरा का लार्वा होता है। क्लियर है? तो ये था ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज की, और वो है इसका एग्जाम्पल। टीनोफोरा का जो एग्जाम्पल है उसमें ज्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दो ही नाम हम लोगों के टेक्स्ट बुक में दे रखा है। एक है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो टीनोप्लेना है। ये तो एनसीईआरटी की तरफ से है, और एक हमारी तरफ से भी लेते हुए जाओ, एक नाम होता है बेरोई, है ना? ये जो है उसका नाम है बेरोई, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई टेंटिकल पाया नहीं जाता है। यानी कि टेंटिकल्स क्या होता है? अब्सेंट होता है। टेंटिकल्स यहां पे अब्सेंट होता है। लेकिन ऊपर वाले दोनों नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ये आपको वॉलनट के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? सी वॉलनट। और इसको हम लोग आंवला के जैसा भी दिखता है। जो आंवला होता है उसमें भी आप देखोगे ध्यान से ना, प्लेट्स दिखाई देते हैं। तो आंवला को ना अंग्रेजी में हम लोग गूसबेरीज के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? समुद्र में पाया जाने वाला गूसबेरी, इसलिए इसका नाम क्या होगा? सी गूसबेरीज। तो देखिए जैसा दिखता है उस आधार पे नाम तो खूब पड़ जाता है, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका क्या है? टीनोफोरा नाम है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सी गूसबेरीज।
क्लियर है? तो ये आपका खत्म होता है फाइलम टीनोफोरा। फटाफट रिवाइज करें। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री होगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल होगा, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस होगा, नर्वस सिस्टम में नर्व नेट लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ पाया जाता है, एनिमल हर्माफ्रोडाइट होता है, फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, और सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बायोलुमिनिसेंस शो करता है। और दो एग्जांपल याद रखेंगे, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। 2 मिनट से भी कम समय लगा इसको रिवाइज करने में, वो तो मुझे समझाना था इसलिए ज्यादा समय लगा, बाकी रिवाइज करने में तो 2 मिनट का भी कंटेंट फाइलम टीनोफोरा के लिए अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, फाइलम टीनोफोरा उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले फाइलम की तरफ प्रस्थान करते हैं, और अगला फाइलम है हमारा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, है ना? अच्छा, कभी आपने सोचा बच्चों कि पोरीफेरा के बाद हम सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा के बाद प्लैटीहेलमिन्थिस पढ़ते हैं, क्यों नहीं सीधा कॉर्डेटा से ही शुरू करें? पहले कॉर्डेटा पढ़ लें, फिर अपना हेमिकॉर्डेटा पढ़ लें, फिर मन कर गया तो थोड़ा आर्थ्रोपोडा पढ़ लें, फिर कभी मन कर गया तो चलो पोरीफेरा भी पढ़ ले। ऐसा हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं एक सीक्वेंस जो बना हुआ है किताब में वो पढ़ने का। तो आप बोलोगे एनसीईआरटी ये सीक्वेंस दिया है, तो अब सवाल है एनसीईआरटी भी ये सीक्वेंस क्यों दिया है कि नहीं तुमको पहले पोरीफेरा पढ़ना चाहिए, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ना चाहिए, फिर टीनोफोरा पढ़ना चाहिए, फिर प्लैटीहेलमिन्थिस पढ़ना चाहिए। तो ये सीक्वेंस एनसीईआरटी भी बना के दिया, तो आखिरकार क्यों दिया? तो ये बच्चों ना इवोल्यूशन का पैटर्न है। इवोल्यूशन मतलब जो जानवर इस धरती पे डेवलप हुआ, वो धरती पे डेवलप हुआ है तो किस क्रम में, किस ऑर्डर में इवॉल्व हुआ है। तो बच्चों सबसे पहला जानवर जो इस धरती पे आया था ना, वो पोरीफेरंस थे, उसके बाद सिलेंट्रेटा आए थे, उसके बाद टीनोफोरा आए थे। तो ये जो पैटर्न बना के दिया गया है ना, वो इसी सीक्वेंस में दिया गया है। कॉर्डेटा ना बहुत बाद में आए हैं, मैमल्स बहुत लास्ट में आए हैं, है ना? मैमल से पहले बर्ड्स आया हुआ है, इनफैक्ट मैमल से पहले रेप्टाइल्स आया हुआ है। तो ये सब बहुत पहले आए हुए हैं और मैमल्स बहुत बाद में आए हुए हैं। तो ये सारा जो बना के दिया गया है वो एक क्या है, सीक्वेंस है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस के बारे में। तो अगला जो फाइलम है हमारा वो है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, देखिए इसका नाम है प्लैटीहेलमिन्थिस, काहे को इसका नाम ऐसा पड़ा? प्लैटी मतलब यहां फ्लैट है, चपटा है, और हेलमिन्थिस का मतलब होता है वॉर्म, इसलिए ये कैसा होता है, फ्लैट वॉर्म होता है। इसका नाम क्या रख दिया गया है, फ्लैट वॉर्म, चपटा वॉर्म। यानी कि अगर आप आटा, जो रोटी बनता है, उस आटा को ले लेना और ऐसे हाथ में ऐसे गोल 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 करके देखना तो एक लंबा बन जाएगा, और उसको क्या करना ना, फिर फिंगर से इस तरीके से चपटा करते चलना, जो चपटा प्लेट लाइक वॉर्म बनेगा ना, बस वैसा ही वॉर्म दिखता है, चपटा, फ्लैट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, फ्लैट वॉर्म। लेकिन बात यह है चपटा किधर से करना है, आगे पीछे से ही चपटा कर देना है? तो नहीं, कैसा चपटा करना है, डॉर्सोवेंट्रल, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो कौन है, वेंट्रल, और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन है, डॉर्सल, इसी ऑर्डर में दबा देना है। तो इसको क्या कहेंगे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, है ना, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। अपना बॉडी भी लगभग देखो तो वैसा ही है, लेकिन एकदम उसको देखो ना जिसका जीरो फिगर होता है, जीरो फिगर वाले को इमेजिन करो जरा, जिसके कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एकदम खाली, लगता है कि ये वाला और ये वाला आपस में थोड़ी देर में टच कर जाएगा। तो उसका बॉडी देखो, ये है वेंट्रल, ये है डॉर्सल, एकदम कैसा है, चपटा हो गया है, फ्लैट हो गया है। तो जस्ट लाइक वैसा ही वॉर्म होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, इसलिए नाम क्या है, फ्लैट वॉर्म। तो कैसा होगा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगा, है ना? अब अगर हम इसकी बात करें ना प्लैटीहेलमिन्थिस का, तो आप गौर फरमाओ जरा, पोरीफेरा कहां रहता था, पानी में, सिलेंट्रेटा कहां रहता था, पानी में, टीनोफोरा कहां रहता था, पानी में, यानी कि अब तक जानवरों की दुनिया कहां रहती है, पानी में।
लेकिन अब एक ऐसा जानवर आने जा रहा है जो कह रहा है ना ना बहुत हुआ, अब हम पानी में नहीं रहेंगे, अब हम पानी से थोड़ा बाहर निकलेंगे और धरती का जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसका मजा लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक उसके पूर्वज पानी में रहते थे और अचानक से वो अगर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आ जाएगा और इंडिपेंडेंट रहने लग जाएगा तो परेशानी तो होगी और बहुत भयानक परेशानी होगी। तो इसके अंदर एक बीच का रास्ता निकला। ये कहा कि हम आएंगे तो जरूर पानी से बाहर, लेकिन हम खुद से तो इंडिपेंडेंट रह नहीं पाएंगे, तो हम परजीवी हो जाएंगे, हम किसी और जीव के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम पैरासाइट बन जाएंगे। तो ये कैसा बन के तैयार हुआ? पैरासाइट। क्लियर है? ये तो चलो बुकिस लैंग्वेज था, वो हमने आपको समझा दिया, लेकिन जरा सोचो, सोचना, जो हम बोलने जा रहे हैं वो सोचना। आपने किताब में लिखा कि प्लैटीहेल्मिन्थेस वेयर पैरासाइट, आपने याद किया। प्लैटीहेल्मिन्थेस वेयर इंडो पैरासाइट, आपने याद किया। लेकिन सोचिए ये पैरासाइट किसका था? तो बोलोगे ह्यूमन का। बहुत एग्जाम्पल है, ह्यूमन का एग्जाम्पल है, गोट का पैरासाइट होता है वो एग्जाम्पल है, लेकिन ह्यूमन आया कहां था? आया था क्या? ये तो प्लैटीहेल्मिन्थेस है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा भी प्लैटीहेल्मिन्थेस है। मैमल तो पता नहीं कब आने वाला है। तो ह्यूमन था कहां? गोट था कहां? शिप था कहां? तो ये किसका पैरासाइट था? कुछ आया? देखिए, तो अब समझिएगा ध्यान से। प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो शुरुआती दिनों के जानवर थे ना, वो पैरासाइट नहीं थे बच्चों। वो कैसे थे? फ्री लिविंग थे और पानी में रहते थे। उनका नाम है प्लेनेरिया। और ये जितने आप पढ़ते हो, फैस्क्यूला लिवर फ्लूक हो गया, टेनिया सोलियम हो गया, जिसको पॉर्क वर्म के नाम से जानते हैं, ये सब बाद में आए हैं। तो ये इसलिए हम आपसे पूछे हैं ना, क्योंकि होता क्या है ना कि आपको पोरीफेरा जब खत्म कर दिया गया, सिलेंट्रेटा खत्म कर दिया गया, और तब आपसे पूछा जाएगा कि अभी इवोल्यूशन किसका चल रहा होगा, तो तुम बोलोगे मैमल्स का, क्या कि ताजा ताजा मैमल बना है तो मैमल का इवोल्यूशन चलेगा। ये गलत हो जाएगा बच्चों। पोरीफेरा का भी इवोल्यूशन चल रहा है, सिलेंट्रेटा का भी इवोल्यूशन चल रहा है, टीनोफोरा का भी इवोल्यूशन चल रहा है। प्रत्येक जानवर का जो इस धरती पे मौजूद है वो अपने आप को एक बेटर वर्जन में लाना चाहता है, ताकि उसका एडेप्टेशन इस धरती पे क्या हो सके? बढ़िया हो सके, और धरती से वो विलुप्त ना हो सके, एक्सटिंक्ट ना हो सके। इसलिए वो इवॉल्व करके अपने बेटर वर्जन का फॉर्मेशन करता है। तो इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ नए वालों का नहीं, पुरानों वालों का भी चल रहा होता है। इसलिए प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो शुरुआती दिनों के प्लैटीहेल्मिन्थेस थे वो तो फ्री लिविंग थे, जिसको हम प्लेनेरिया के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम ड्यूजेसिया होता है। लेकिन बाद में प्लैटीहेल्मिन्थेस बने हैं, और ज्यादातर जो प्लैटीहेल्मिन्थेस बने हैं वो बाद में बने हैं, जो बड़े बड़े जानवरों के शरीर के अंदर जाके रहते हैं, यानी कि इंडो पैरासाइट होते हैं बच्चों, एक्टो पैरासाइट नहीं। देखिए, जो शरीर के बाहर बैठता है, जैसे मच्छर आया और आपके शरीर पे बैठ गया और खून चूसने लग गया। हालांकि ये लाइन गलत है, मच्छर कभी खून चूसता नहीं है, मच्छर खून चूसती है, क्योंकि मेल मॉस्क्यूटो नेवर सक द ब्लड, फीमेल मॉस्क्यूटो सक्स द ब्लड। हम लोगों का एक कह देते हैं कि मच्छर काट रहा है, बहुत भूखाया हुआ है, भूख लगा हुआ है इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर भूखाया हुआ है तो हमारा खून पीने नहीं आता है। एक्चुअली में जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, उस फीमेल मॉस्क्यूटो को अपने एग को डेवलप करने के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड चाहिए होता है, तब जाके उसका अंडा डेवलप हो पाएगा। तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड चाहिए होता है। दैट्स व्हाई फीमेल मॉस्क्यूटो सक्स द ब्लड ऑफ मैमल्स एज वेल एज बर्ड्स, क्योंकि दो ही ऐसे क्लास हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, एक मैमल्स होता है और दूसरा कौन होता है? बर्ड्स, यानी कि एव्स होता है। क्लियर है ये बात अपना? तो मच्छर, अब मेल फीमेल जो भी आपको समझा दिया मैंने, वो बॉडी के ऊपर बैठता है तो एक्टोपैरासाइट है। वैसे ही एक जानवर होता है जोंक, हिरुडिनेरिया, है ना? हिरुडिनेरिया जो जोंक होता है वो मछलियों के शरीर के ऊपर चिपक जाता है।
कैटल्स, गाय वगैरह जब जाती है ना पानी में तो उसके शरीर के ऊपर चिपक जाता है। इनफैक्ट हम लोगों के भी शरीर पे चिपक सकता है और खून चूसते रहता है। ब्लड सकिंग लीच के नाम से उसको जानते हैं, है ना, जोंक जिसको हम लोग अपने गांव के भाषा में कहते हैं, जोंक है, वो भी हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पे चिपकता है। तो वो कौन है? एक्टोपैरासाइट है। लेकिन प्लैटीहेलमिन्थिस या तो फ्री लिविंग होगा जो कि प्लेनेरिया है, लेकिन अगर पैरासाइट होगा ना बच्चों तो एंडोपैरासाइट होगा। ये हमारे शरीर के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में क्या होता है? डेवलप करता है। तो ये बाद में इवॉल्व हुआ है। चलिए, बाद में इवॉल्व हो या पहले इवॉल्व हो, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो प्लैटीहेलमिन्थिस पढ़ रहे हैं। तो चलिए, प्लैटीहेलमिन्थिस के अगर हैबिटेट की बात की जाए तो आपको बोलना होगा दे आर फ्री लिविंग, दे आर फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग होते हैं। अच्छा, फ्री लिविंग होंगे तो कहां होंगे? पानी में होंगे बच्चों, एक्वेटिक होगा, जमीन पे नहीं रह पाएगा, याद रखना कहानी। तो कौन है? प्लेनेरिया। इसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को ना हम ड्यूजेसिया के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, प्लेनेरिया नाम सुनते ही 10वां 9वां का नॉलेज दिमाग में हिलकौड़ा मारने लगा होगा। 10वां में कुछ ऐसा आपको 10th में पढ़ाया गया होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ रीजेनरेशन, मतलब रीजेनरेट करने की जो क्षमता होती है वो हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन किसके पास होती है? प्लेनेरिया के पास बच्चों। प्लेनेरिया जो है ना, मान लो ये प्लेनेरिया है और इस प्लेनेरिया को हमने 2 फ्रैगमेंट में तोड़ दिया। लीजिए, प्लेनेरिया का 2 फ्रैगमेंट बन गया। अब ये दोनों फ्रैगमेंट पानी में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। इससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा और इससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इसको कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ रीजेनरेशन। जैसे मेरे हाथ को काट के नीचे गिरा दिया जाए तो ऐसा नहीं ना होगा कि जहां कटा था वहां से हम एक नया बन जाएंगे और कटे हुए हाथ से भी हम एक नया बन जाएंगे। हमारे पास तो इतना पुअर पावर ऑफ रीजनरेशन है कि अगर हमारे हाथ को काट के हटा दिया जाएगा तो वहां पे तो हाथ का नया वाला पार्ट भी नहीं डेवलप कर पाएगा। बहुत से बहुत एपिथेलियम डेवलप कर पाएगा, जो आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाया गया है कि एपिथेलियम के पास, हम लोगों के पास जो 4 टिश्यू होते हैं उसमें एपिथेलियम के पास हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। लेकिन प्लेनेरिया के पास ना बच्चों बड़ा शानदार रीजनरेशन का पावर होता है। तो क्या लिख सकते हैं? हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। इसके पास होता है हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन, है ना। ये पानी में रहता है। आते हैं उस पर, दोबारा लौट के आते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें और कौन से वेराइटीज होते हैं? दे आर मोस्टली इंडो पैरासाइट। ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होता है। अच्छा, इंडो पैरासाइट मतलब ये किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इंडो पैरासाइट। चलिए, एग्जाम्पल्स की बात फटाफट कर ली जाए। एग्जाम्पल्स में बड़ा शानदार नाम है, हर जगह इस्तेमाल होने वाला नाम है। नाम है इसका फैस्कियोला, जिसको हम लोग लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? लीवर फ्लूक है। उसी तरीके से दूसरा नाम यहां पे आता है बच्चों, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम। और अगला नाम आता है टेनिया सैगिनेटा। टेनिया सैगिनेटा। देखिए, टेनिया सैगिनेटा को हम लोग कहते हैं बीफ वॉर्म। बीफ वॉर्म, बीफ वॉर्म। और इसको हम लोग कहते हैं पॉर्क वॉर्म। पॉर्क जो होता है ना, वो जो पिग होता है ना, उसके मीट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉर्क कहते हैं। और जो बीफ होता है वो कैटल्स के मीट को हम लोग क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। इसका आखिरकार ऐसा नाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो पिग के अंदर टेनिया सोलियम इंडोपैरासाइट होता है। टेनिया सोलियम का एक लार्वा होता है जो पिग के अंदर पैरासाइट होता है। और अगर कोई आदमी पिग को मार के उसके मीट को खाता है और उस मीट में अगर संयोग से इसका लार्वा रहा तो वो लार्वा ह्यूमन के शरीर में जाने के बाद ह्यूमन को बीमार कर देता है। उसी प्रकार से ये बीफ वाली भी कहानी है ना। तो ये इसके नाम है क्योंकि इनका लार्वा कैटल्स के अंदर डेवलप करता है और इनका लार्वा जो होता है वो पिग के अंदर डेवलप करता है। लेकिन अब है सरप्राइज करने वाली बात, और वो ये है कि अभी तक तो आपको लग रहा है कि टेनिया सोलियम जो है वो पिग के अंदर डेवलप करता है। अब अगर वो पिग के अंदर डेवलप करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पिग के अंदर लार्वा बनता होगा।
लेकिन सरप्राइज वाली बात यह है कि पिग इकलौता इसका होस्ट नहीं होता है, पिग के अलावा भी इसके होस्ट होते हैं, और दूसरा होस्ट हम ही लोग होते हैं बच्चों, ह्यूमन होता है। इसका मतलब टैनिया सोलियम के जीवन में कितने होस्ट है बच्चों? 2 होस्ट हैं। और टैनिया सोलियम साहब को अपने जीवन का अगर चक्र पूरा करना है तो इसको मिनिमम कितने होस्ट की जरूरत है? 2 होस्ट की। अच्छा, 2 होस्ट में ये मत सोचना कि एक पिग से दूसरे पिग में चला जाएगा तो 2 होस्ट हो गया, ना 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 ना। यहां 2 होस्ट 2 अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का चाहिए। इसके 2 होस्ट हैं, एक होस्ट हम लोग यानी कि ह्यूमन है, और दूसरा होस्ट इसका कौन होता है? पिग होता है। वो जानवर जिसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए बच्चों 2 डिफरेंट होस्ट की जरूरत होती है, उसको हम लोग डाइजेनेटिक कहते हैं। और वो जानवर जिसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक ही होस्ट की जरूरत होती है, उसको हम लोग मोनोजेनेटिक कहते हैं। लेकिन मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक तो वहीं पे ना सोचोगे जो पैरासाइट होगा, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है होस्ट की जरूरत, तो होस्ट की जरूरत तो उसको ना होगी जो फ्री लिविंग है। ये तो बेवकूफ वाला बात हो गया। अरे जो पैरासाइट होगा उसको ना होस्ट की जरूरत है, तो इसके कितने होस्ट हो सकते हैं? 2। तो इसको क्या कहेंगे? डाइजेनेटिक। और जो एक ही होस्ट में अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया तो इसको क्या कहेंगे? मोनोजेनेटिक। तो देखो, पैरासाइटिक एनिमल्स कैन बी, पैरासाइटिक एनिमल कैसे हो सकते हैं? डाइजेनेटिक means requires 2 different host of different genetic makeup। ये नहीं कि 2 पिग ले लिए तो हो गया 2 होस्ट, 2 ह्यूमन ले लिए तो हो गया 2 होस्ट, ना ना, पिग और ह्यूमन होना चाहिए। और मोनोजेनेटिक में कौन आ गया? उसको कितना होस्ट चाहिए होता है? एक ही होस्ट चाहिए होता है। मोनोजेनेटिक रिक्वायर्स, अच्छा, मींस रिक्वायर 2 डिफरेंट होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। और ये रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर्स ओनली 1 होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अभी फिलहाल आपके सामने जो एग्जांपल आया है बच्चों, टेनिया सोलियम, वो कैसा जानवर होता है? डाइजेनेटिक जानवर होता है। यानी कि इसको कितने होस्ट चाहिए होते हैं? 2 होस्ट चाहिए होते हैं। इसके 2 होस्ट कौन कौन है बच्चों? एक है पिग और एक है ह्यूमन। ये बीफ वॉर्म के भी 2 होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन है और दूसरा कौन है? कैटल्स होता है। तो चलिए पॉर्क वॉर्म पे समझते हैं। बीफ पॉर्क वॉर्म की अगर बात की जाए तो ये कैसा होने वाला है? डाइजेनेटिक होने वाला है। और डाइजेनेटिक होने वाला है तो इसके 1 होस्ट जो होते हैं, 1 होस्ट एंड अदर होस्ट। तो एक होस्ट जो होता है वो कौन होता है? यहाँ पे ह्यूमन होता है बच्चों। और दूसरा होस्ट जो होता है वो कौन होता है? यहाँ पे पिग होता है बच्चों। 1 होस्ट यहाँ पे कौन है? ह्यूमन है, और दूसरा होस्ट इसका कौन हो गया? पिग हो गया, इसलिए इसको डाइजेनेटिक कहते हैं। स्कैरिस नाम का एक जानवर होता है जो आपको अगले फाइलम में पढ़ाया जाएगा, एस्कीहेलमिन्थिस में। तो जब स्कैरिस पढ़ेंगे ना तो उसको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए सिर्फ एक होस्ट की जरूरत होती है, और वो स्वयं साक्षात ह्यूमन ही होता है। इसलिए स्कैरिस कैसा होगा? मोनोजेनेटिक होगा। उसके बाद हम लोग बच्चों अर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे। इनफैक्ट स्कैरिस में एस्कीहेलमिन्थिस में ही एक और नाम हम ले लें, एस्कीहेलमिन्थिस में वुचरेरिया का नाम आपको आने वाला है। और जो वुचरेरिया होता है वो फिलेरियल वॉर्म के नाम से जाना जाता है। वुचरेरिया, फिलेरियल वॉर्म, हाथी पाव, फलेरिया कॉज करता है। तो वुचरेरिया के भी ना 2 होस्ट होते हैं, उनको भी 2 होस्ट चाहिए होता है। एक फिर साक्षात ह्यूमन ही हो गया, और दूसरा उसका होस्ट होता है मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो से वो ह्यूमन में, और ह्यूमन से फिर मॉस्क्यूटो में, इस तरीके से उसका जीवन चक्र क्या होता है? चलते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको बताए जाएंगे,
है ना। तो जब आएंगे टॉपिक्स तो बताए जाएंगे। अभी आपके सामने प्रकट हुआ था टेनिया सोलियम, तो उसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। कैसा जानवर होने वाला है? डाइजेनेटिक होने वाला है। क्लियर हो चुका है बच्चों? तो देखिए ये था आपका फ्री लिविंग फॉर्म भी, और इसके अलावा ये कैसा फॉर्म था? पैरासाइटिक फॉर्म था। अब जरा सोचो, सोचना बहुत पड़ेगा। जो पैरासाइट है, पकड़ो टेनिया सोलियम को। टेनिया सोलियम कहां रहता है? हमारे इंटेस्टाइन में। अब अगर ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो जाएगा तो पेटे के माध्यम से ना, यानी कि जाएगा तो मुंह के माध्यम से ही। खाओगे तब ना जाएगा जी। अगर पोर्क खेबे नहीं करोगे और कहोगे कि टेनिया सोलियम शरीर में चला गया, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? समझ में आया? अगर आप पोर्क खाए ही नहीं हैं और कह रहे हैं कि टेनिया सोलियम अंदर चला गया, तो फिर तो सामने मैथ का विद्यार्थी होगा तो बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन बायोलॉजी का विद्यार्थी तो बेवकूफ नहीं ही बनेगा, क्योंकि उसको कम से कम इतना नॉलेज तो है। अब सिंपल सा चीज है कि यहां पे अगर हम बात करें तो क्या है, जो प्लैटिहेल्मिन्थस टेनिया सोलियम है वो अगर हमारे गया है तो इंटेस्टाइन में जाएगा। अच्छा, इंटेस्टाइन में इसी रास्ते से गया होगा, तो इस रास्ते से गया होगा तो न जाने कितना एंजाइम से उसका मुलाकात हुआ होगा। तो टेनिया सोलियम का जो बॉडी वॉल होगा, अरे वो बना तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह वगैरह कहीं ना होगा। तो ये जो इतना एंजाइम यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, वो सब क्या कर रहा था? कर रहा था जाओ स्वागत कर रहा था क्या उसका? नहीं, उसको डाइजेस्ट करने का प्रयास तो किया गया होगा, लेकिन डाइजेस्ट हो नहीं पाया। इसका मतलब हमारा एंजाइम उसके मॉलिक्यूल्स को पहचान नहीं पाया। और अगर पहचान नहीं पाया तो इसका मतलब जैकेट पहन के जाता होगा। ऐसे खुला अगर शरीर जाएगा तब तो एंजाइम उसका बढ़िया स्वागत करेगा, तोड़ के उसको देगा चटनी बना। लेकिन एक्चुअली में वो पूरा कवर लगा के जाता है, कवर्ड होके जाता है, तो एंजाइम धोखा खा जाता है कि जा कौन रहा है, और जब तक बेचारा पहचाने तब तक पार। यानी कि उसका बॉडी कवर्ड होता है एक थिक लेयर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेगुमेंट। यानी कि बॉडी इज कवर्ड बाय थिक कवरिंग, जिसका नाम क्या होगा? टेगुमेंट। तो पैरासाइटिक फ्लैट वॉर्म की खासियत सुनिए जरा। पहली खासियत ये है कि ये कवर लगा के जाता है, बॉडी कवर्ड बाय थिक टेगुमेंट। थिक टेगुमेंट से बॉडी इसका कवर्ड होता है। अच्छा, थिक टेगुमेंट क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्लैटवॉर्म फ्रॉम एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ होस्ट। तो बताओ बचा लिया कि नहीं बचा लिया? तो बचा लिया। अच्छा, दूसरा चीज, अगर ये जाएगा तब मानो तो जरा ये इंटेस्टाइन है, ये हमारा कौन है? इंटेस्टाइन है। और अगर ये हमारा इंटेस्टाइन है और यहाँ पे फ्लैटवॉर्म साहब बैठे हुए हैं, तो सोचिए जरा, इंटेस्टाइन है, हमने खाना खाया है, खाना का डाइजेशन हो रहा है, जो अनडाइजेस्टेड सामान है वो अनडाइजेस्टेड सामान इधर से पेरिस्टालसिस के थ्रू एनस की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा निकलने के लिए? और जब वो निकलने के लिए आगे बढ़ेगा तो इसको छोड़ के निकलेगा जी, कि इसको लेके लपेटते हुए निकल जाएगा? तब तो हमको बीमारी कहां हुआ? इधर गया और एनस के थ्रू बाहर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तब तो हम बीमार पड़ गए। यानी कि ये जो है ना, इसके साथ लपेटा के नहीं आया, यानी कि ये यहां होता ही नहीं है, ये जाता है हमारे इंटेस्टाइन के दीवार में चिपक जाता है। तो अगर तुमको हम एक ऐसे जगह पे पहुंचा दे जहां तुम हाथों से नहीं चिपक सकते हो, तो क्या करोगे? तो कहोगे हुक दीजिए सर, हुक दीजिए, हम फंसा के अटक जाएंगे। तो बस इसके पास भी क्या होता है ना, हुक्स होता है। इसके शरीर पे बहुत सारा, जो बॉडी का एंटीरियर वाला हिस्सा होता है ना, अगला हिस्सा, उस पे बहुत सारा हुक्स होता है और सकर्स होता है बच्चों। सकर्स का देखो कैसे काम होता है। आजकल बाथरूम उथरूम में साबुन रखने के लिए आता है साबुनदानी, और जो साबुनदानी आता है ना, पहले आता था कि कांटी ठोक दिए और साबुनदानी लगा दिए।
आजकल वैसा वाला नहीं आता है, आजकल आता है कि उसको लो, अब बढ़िया से फर्श को साफ करो, ऐसे लगे चिपका दो, है ना, तो एयर जो है वहां से निकल गया और वो उस पर चिपक जाता है बढ़िया से, वो सकड़ सिस्टम होता है। तो बस वैसा ही सकड़ सिस्टम इसके पास भी होता है, बढ़िया से जाके उस पर चिपक जाता है। और दूसरा हुक भी होता है, ऐसे नक्शी फंसा देता है, हुक्स होता है। तो इस दोनों के माध्यम से जो होता है ये इसके साथ क्या होगा, चिपका हुआ होगा। तो इनके बॉडी पे क्या होते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं इनके बॉडी के एंटीरियर हिस्सों पे। देखिए आपको हम बना के दिखाते हैं। ये मान लीजिए ऐसे ही कोई फ्लैट वॉर्म का आपको स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये ऐसे ही एक फ्लैट वॉर्म का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये मोर और लेस थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा कि फेस्क्यूला को कॉपी पेस्ट मार दिए आप, तो बिल्कुल फेस्क्यूले बनाएंगे, इसी का है तो इसी का ना बनाएंगे जी। और यहाँ पे आपको कौन पाया जाएगा, हुक्स पाया जाएगा। यहाँ पे ढेर सारा हुक्स पाया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे कौन होता है, हुक्स पाया जाता है। यहाँ हुक्स पाया जाएगा और यहाँ वाले सरफेस पे कौन पाया जाता है बच्चों, सकर्स पाया जाता है। यहाँ पे कौन होगा, सकर्स होगा। ये दोनों का काम होता है पैरासाइट के साथ, होस्ट के साथ, सॉरी पैरासाइट नहीं, पैरासाइट तो ये स्वयं है, होस्ट के दीवार के साथ अटैच होने में मदद करता है। प्लस सकर एक और काम करता है कि जब गया ही है तो खानो चूस लेता है, तो खाना को ये सक कर लेता है, लेकिन प्राइमरी काम इसका अटैचमेंट का होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इनके पास दे हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट विथ वॉल ऑफ या बॉडी वॉल ऑफ होस्ट के बॉडी वॉल के साथ अटैच करने के लिए इनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं। ये रहे नमूना हुक्स का, ये जो है वो कौन है, हुक्स है, और ये जो है वो कौन है, सकर्स है। और ये जो फिगर है वो कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा आपको फेस्क्यूला के जैसा नजर आता हुआ दिख रहा होगा। तो ये रहा पैरासाइटिक फ्लैटवॉर्म की कुछ खासियत, क्लियर है। और अगला, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, पैरासाइटिक फ्लैटवॉर्म के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो अगर वो खाएगा तो पचाएगा कहां, तो काहे को खाएगा, अरे जब हमारे इंटेस्टाइने में मौजूद है तो हम तो खा ही न रहे हैं, तो हम तो पचा ही न रहे हैं, तो हमने पचा के डाइजेस्ट करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है, तो कन्वर्ट किया है, तो बस ये मजा उठाएगा, उस सिंपल न्यूट्रिएंट को सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कहां से एब्जॉर्ब करेगा, तो पूरे बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि इसका जो पूरा बॉडी सरफेस होता है ना, वही इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में मददगार होता है। यानी कि ये शक्कर के माध्यम से तो सक करेगा, प्लस क्या करेगा ना, बॉडी वॉल से भी एब्जॉर्ब कर लेता है किस चीज को, न्यूट्रिएंट्स को। तो हम बोल सकते हैं दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इसको हटा देते हैं, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सकर्स एज वेल एज फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। एब्जॉर्ब सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स in host by suckers or by their body surface तो बताओ तो जरा क्या क्या जुगाड़ लेके बैठा हुआ है ये। एक तो ये कवर होके चला जाता है, इंजाइम को धोखा दे देता है तो बच जाता है। दूसरा ये हुक रखे हुए, नक्शी रखे हुए, फंसा दिया और बच गया, अपने आप को सकर्स के माध्यम से चिपक गया। और ऊपर से जो हम लोग पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसी में से थोड़ा सा सामान ये अपना ले लेता है और अपना जीवन चक्र चला रहा होता है। क्लियर है। चलिए, ये कुछ खास बातें थी जो पढ़ना था, लेकिन अब वो बातें हम करते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा बच्चों, लेकिन इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा अच्छा से डेवलप हो चुका होता है, तो इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह दिया जाता है। और कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ हद तक थोड़ा सा डेवलप ज्यादा हो गया है, इसलिए इसको ऑर्गन सिस्टम का भी एग्जांपल माना गया है। लेकिन प्राइमरली इसको किसका एग्जांपल माना गया है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का।
अच्छा, सिमेट्री के हिसाब से कैसा होगा, तो बाइलेटरल सिमेट्री बच्चों। पहला पहला एनिमल जो बाइलेटरल सिमेट्री वाला है वो है आपका कौन सा, प्लैटीहेलमिन्थिस, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। पहला एनिमल जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो भी कौन है आपका बच्चों, प्लैटीहेलमिन्थिस। सिलोम नहीं होता है तो एसिलोमेट जानवर होगा, कोई भी बॉडी कैविटी इनके पास पाया नहीं जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका हमने आपको ऑलरेडी बताया था बच्चों, इनकम्प्लीट होता है, ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होता है। लेकिन एक और चीज याद करो, याद करो, याद करो, बताया गया था जो टेप वॉर्म होते हैं, जिसका एग्जांपल टेनिया सोलियम वगैरह है, उस टेप वॉर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो रेस्पिरेशन किसके माध्यम से होगा, तो बॉडी सरफेस। इनके पास वैसा कोई बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटा सा तो बॉडी होता है, तो आराम से ये बॉडी सरफेस के माध्यम से ही रिस्पायर कर लेता है। अच्छा, एक्सक्रीशन के लिए बच्चों हमने आपको अलग से फिगर बना के दिखाया था, कौन था, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स था। फ्लेम सेल्स बनाए थे, देखना उस वीडियो में जाके, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला एक वीडियो हमने अलग से बनाया है एनिमल्स में, उसमें हमने फ्लेम सेल्स का नाम, फ्लेम सेल का अर्थ भी समझाया था कि जो सीलिया होता है वो जब प्रोपेल करता है, पतवार जब पतवार चलता है तो वो लगता है कि एक दीप का फ्लेम है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था, फ्लेम सेल। प्लस उस फिगर में हमने आपको दिखाया कि फ्लेम सेल वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है और एक्सक्रीटरी ट्यूब में रिलीज कर देता है, और वो ट्यूब के थ्रू बॉडी से कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन कहने का मतलब है बॉडी के ऑस्मोलरिटी को, बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के फेनोमेना को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है फ्रॉम देयर फ्लेम सेल्स, तो फ्लेम सेल्स के माध्यम से करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका आता है नर्वस सिस्टम बच्चों, नर्वस सिस्टम। अच्छा, क्या ये मोटाइल होता है, हाँ होता है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया तो पानी में रहता है बेचारा। अच्छा ये बताओ, प्लेनेरिया पानी में रहता है तो क्या वो कवर ढक के चलेगा, काहे ढक के चलेगा, बिंदास चलेगा, फ्री लिविंग रहता है, उसको कौन सा एंजाइम का खतरा है, किसी एंजाइम का खतरा नहीं है, तो उसके पास कोई टेगुमेंट नहीं होता है, अगर होगा भी तो बड़ा थिन पतला सा होगा, तो उसके बॉडी पे ना सीलिया इसे निकला हुआ होगा। अब मान लो मेरे शरीर पे सीलिया निकला हुआ है, हम पूरा मोटा कंबल ओढ़ के चला जाए, अब मेरे बॉडी पे रोआ तो निकला ही हुआ है, अब रोआ की मदद से हम कुछ काम करने वाले हैं, अब मोटा सा रजाई उजाई कंबल उम्बल ओढ़ के चले जाएं तो बताओ, तो हमारा सीलिया दिखेगा, हमारा रोआ दिखेगा, नहीं ना दिखेगा, तो इसका तो ढक जाता है, उसका होता है बड़ा पतला, या तो गायब होता है, अब्सेंट होता है, तो उसका ना क्लियर दिखता है सीलिया। तो सीलिया प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बॉडी सरफेस पे कौन होता है, सीलिया होता है, और इसकी मदद से वो पानी में उसको इधर उधर उधर इधर घुमाते हुए ले जाता है, तो उसके पाया जाएगा टेगुमेंट वहां या तो अब्सेंट होगा या तो बहुत थिन होगा। अच्छा, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन का बच्चों। रिप्रोडक्शन के हिसाब से आपको बता दें तो एनिमल कैसा था, तो आपको बताया जा चुका है बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है कि हर्माफ्रोडाइट होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ये दोनों बनाता है। लेकिन दिक्कत ये ना है कि अगर ये अपना गैमेट हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में गया, खाना तो खाइए लिया, लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन में गया और उस कंडीशन में अगर ये अपना गैमेट जो है रिलीज कर देगा हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसको तो ना कोई बचाएगा, उसमें थोड़ी हुक लगा हुआ होगा, वो तो निकल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है ना, गैमेट को हमारे शरीर में रिलीज नहीं करता है, ये अपने ही शरीर में उसको रखता है, अंदरे फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो कैसा एनिमल है ये एनिमल है बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसा होने वाला है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, लेकिन डेवलपमेंट बड़ा खतरनाक है इसका। अभी तक तो एक के लार्वा लार्वा सब में आ रहा था, इसमें आ गया डाइजेनेटिक है, दो होस्ट आता है ना, तो देखो क्या करता है, खेल समझना क्या होगा। टेनिया सोलियम मेरे इंटेस्टाइन में है,
ह्यूमन। तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। याद रखिएगा बच्चों, आप लिखते चलिएगा, हम बहुत सारी चीजें यहां नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते चलिएगा। जो डाइजेनेटिक पैरासाइट होगा उसके दो होस्ट होंगे, तो किसी एक होस्ट में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होगा और किसी दूसरे होस्ट में वो एसेक्सुअली अपना संख्या बढ़ाएगा लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसके साथ भी वही कहानी आने वाली है। तो ये जो होता है ना टेनिया सोलियम, वो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उस होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। तो ये प्राइमरी होस्ट कौन हो जाएगा? ह्यूमन हो जाएगा। सेकेंडरी होस्ट कौन हो जाएगा? पिग हो जाएगा। अब खेला समझिएगा, ह्यूमन के अंदर उसने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद अंडा रिलीज किया। अब वो अंडा ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया। वो अंडा से बन गया लार्वा, और लार्वा ह्यूमन के जो वेस्ट मटेरियल होता है जो एनस के थ्रू बाहर निकलेगा उसके थ्रू बाहर निकल गया। अच्छा, बाहर निकलने के बाद वो बाहर के एनवायरमेंट में मौजूद है। पहले के जमाने में लोग खुले में ही शौच चले जाते थे खेतों वगैरह में, अब वहां पे वो रिलीज्ड है। अब वो पिग जो होता है वो सब खाते चलता है, तो पिग खा लिया। अब पिग जब खा लिया तो उसके अंदर कौन था? लार्वा था इसका। अब वो लार्वा पिग के शरीर में चला गया और पिग के शरीर में जाने के बाद ना उस लार्वा से एक नया लार्वा बन गया। एडल्ट नहीं बना, कौन बना? एक नया लार्वा बन गया। और वो लार्वा ना पिग के मांस में यानी कि मसल्स में डेवलप करके बैठा रहता है। और तब ह्यूमन को मन किया कि आज संडे है, थोड़ा पोर्क वॉर्क खाया जाए। पिग को पकड़ा, काटा और उसका मांस बिना देखे रोस्ट किया और खा गया। देख के खाना था, मांस को देखना था कि उस पर दाना 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 जैसा अपीयरेंस तो नहीं है। मीजली पॉर्क, जैसे मिजल्स हो जाता है तो कैसे चेहरा पे दाना 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 हो जाता है, तो पॉर्क का भी मांस देखना था कि दाना दाना तो नहीं है। तो ह्यूमन तो बेचारा पकड़ा, उसको रोस्ट किया और रोस्ट करने के बाद खा गया। अब रोस्ट करने के चक्कर में आधा कच्चा रह जाता है तो उसके अंदर का लार्वा बच गया होगा और वो लार्वा जो है चला गया ह्यूमन के अंदर। अब फिर वो बन गया एडल्ट। तो बताओ तो जरा कितना लार्वा आया? 2 लार्वा आया। तो सीधी बात, इसके डेवलपमेंट में एक ही लार्वल स्टेज होगा कि मल्टीपल लार्वल स्टेज होगा? मल्टीपल लार्वल स्टेज होगा। तो कैसा डेवलपमेंट होने वाला है बच्चों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है और हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स मल्टीपल लार्वल स्टेज। मल्टीपल लार्वल स्टेज, इसके लार्वा का नाम सिस्टेरिसर्कस नाम का लार्वा होता है, मेटाकर्सेरिया नाम का लार्वा होता है, हेक्सैंथ करके लार्वा होता है। फिर वही बात, हम लोग जब पढ़ते थे तो याद करना बड़ा जरूरी होता था। तुमको एनसीईआरटी इतना सपोर्ट कर रहा है कि कुछ यादें नहीं करना है, लेकिन ये याद करना, कुछ याद करने के चक्कर में सब गायब मत कर देना। मल्टीपल लार्वल स्टेज होता है, आपसे लार्वा का नाम पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ और वो है नर्वस सिस्टम। गाना वही गाना है, नर्वस सिस्टम अगर है तो इसके ब्रेन के रूप में, ब्रेन तो होता नहीं है, तो ब्रेन के रूप में इसके पास कौन होता है? पेयर्ड गैंग्लियन होता है बच्चों। इसके ब्रेन के रूप में इसके पास कौन होगा? पेयर्ड गैंग्लियन होगा। और वो पेयर्ड गैंग्लियन ही इसके ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? पेयर्ड गैंग्लियन है और ये पेयर्ड गैंग्लियन इसका किसका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होंगे? 2 नर्व कॉर्ड होंगे। एक नर्व कॉर्ड ये रहा वेंट्रल साइड में और एक और नर्व कॉर्ड ये रहा वेंट्रल साइड में। तो 2 नर्व कॉर्ड होंगे और ये दोनों नर्व कॉर्ड आपस में जुड़े होंगे ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स के माध्यम से। ये भी गैंग्लियन ही होता है। तो ट्रांसवर्स कनेक्टिव के माध्यम से, क्योंकि ट्रांसवर्स है ना, तो ट्रांसवर्स कनेक्टिव जोड़ने वाला के माध्यम से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लैटरल नर्व्स भी क्या होंगे? पाए जाएंगे। यहाँ पे लैटरल नर्व्स भी क्या होंगे? पाए जाएंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, उसमें 2 सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है। अच्छा, सॉलिड नर्व कॉर्ड किधर होता है? डॉर्सल होता है कि वेंट्रल होता है?
तो वेंट्रल होता है, तो हम बोल सकते हैं डबल, इसके अलावा सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड होता है। अच्छा, ये है पेयर्ड गैंग्लियन एज ब्रेन, पेयर्ड गैंग्लियन एक्टिंग एज ब्रेन, क्योंकि इनके पास जो हम लोग के जैसा ब्रेन है वैसा नहीं होता है, एक्टिंग एज ब्रेन। ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव हो गया, ट्रांसवर्स कनेक्टिव हो गया, इसको भी हम गैंग्लियन ही कहते हैं। और ये लैटरल कनेक्शन हो गया। तो ये आपको नहीं लग रहा सीढ़ी के जैसा नर्वस सिस्टम, तो आप क्या बोल सकते हैं, सीढ़ी मतलब लैडर, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लैडर के जैसा होता है। क्लियर है बच्चों? और एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, तो फटाफट एक बार क्विक रिव्यू अगर लिया जाए तो प्लैटीहेलमिन्थिस, इसमें फ्री लिविंग फॉर्म का नाम है प्लेनेरिया, इसमें पैरासाइटिक फॉर्म का नाम है फैस्कियोला, टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनेटा, और भी बतेरे नाम, लेकिन इतना नाम आपको याद रख लेना है। अच्छा, जो पैरासाइट होता है उसके बॉडी के ऊपर कवरिंग होते हैं जिसका नाम टेगुमेंट होता है। टेगुमेंट इनको डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट से बचाता है। इसके पास हुक्स और सकर्स होता है जो होस्ट के साथ अटैचमेंट में और फूड को सक करने में मदद करता है। प्लस ये होस्ट के बॉडी से नरिशमेंट को बॉडी सरफेस के माध्यम से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो कौन सा होगा, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, साथ ही साथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, लेकिन वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के आधार पे होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे एक फ्लेम सेल नाम का स्ट्रक्चर होता है, अनेकों फ्लेम सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी ट्यूब के माध्यम से बॉडी के बाहर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्लियर है? रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑब्जर्व होता है जो कि फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से होता है बच्चों, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे ये एनिमल बाइसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है और डेवलपमेंट में ये बहुत सारे लार्वल स्टेज को इंक्लूड करता है। जर्मिनल लेयर इसमें 3 होते हैं इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिमेट्री के आधार पे ये बाइलैटरल सिमेट्री होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान, एग्जांपल है फैस्क्यूला, और नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, एग्जांपल है टैप वॉर्म यानी कि टेनिया सोलियम। अच्छा, ये 2 होस्ट को रिक्वायर करता है इसलिए इसको हम लोग डाइजेनेटिक कहते हैं, एग्जांपल है टेनिया सोलियम। लोकोमोशन के आधार पे जो फ्री लिविंग वाला प्लेनेरिया होगा उसके बॉडी सरफेस पे सीलिया होता है जो उसको लोकोमोट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। तो उम्मीद है कि आपको फाइलम टीनोफोरा और फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी रह गई है, कोई चीज नहीं समझा पाया हूं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि उसको अलग से मैं पॉइंट आउट करके आपको समझा दूं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में अगले फाइलम्स के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।